Hi everyone, today we are going to learn about Fayol's principle of management. ठीक है. Now, before understanding ये 14 principles क्या क्या है Fayol के, let's first understand कि Fayol कौन थे. ठीक है. Fayol कौन थे? Fayol जो थे टर्की में बॉर्न हुए थे. कहाँ हुए थे बॉर्न? टर्की में बॉर्न हुए थे 1841 में. ठीक है. टर्की में बॉर्न हुए थे 1841 में. ठीक है. तो फेयोल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे. ठीक है. उन्होंने 30 इयर्स एक कंपनी में काम किया. ठीक है. वहां पे उन्होंने एक चीज रियलाइज करी, कंपनी के अंदर लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज तो है. टेक्निकल नॉलेज मीन्स कि उन वर्कर्स को अपने वर्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है ना, उनको एकदम डेप्थ नॉलेज है अबाउट देयर वर्क एंड दे आर स्पेशलाइज इन देयर वर्क, है ना. बट वहां पे कुछ कुछ कमियां थी. ठीक है. वहां पे इनएफिशिएंसी थी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि फेयोल ने देखा. ठीक है. उन्होंने नोटिस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ टेक्निकल वर्कर्स होना ही सफिशिएंट नहीं है. ठीक है. वहां पे जो है बहुत सारे मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे अदर प्रिंसिपल चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अच्छे से वर्क करवाने के लिए, है ना. तो उन्होंने नोटिस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए. ठीक है. कोऑर्डिनेशन चाहिए. इन्होंने नोटिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं, है ना. वहां पे लोग यूनिटी के साथ जो है, कोऑपरेशन के साथ जो है वर्क नहीं कर रहे. तो पहली चीज तो इन्होंने ये नोटिस करी. दूसरी चीज इन्होंने देखा कि प्लानिंग सही से नहीं हो रही है. ठीक है. और अगर प्लानिंग हो भी रही है तो वो सही से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन तो जा ही नहीं रही है ना. तो अगर सही इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है तो वो प्लान एग्जीक्यूट होने के चांसेस भी बहुत कम है ना. और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने की भी चांसेस बहुत कम है ना. और इन्होंने नोटिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन तो अलग, उसका जो मोटो है वो अलग है, और जो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्किंग है उनका मोटो अलग है ना. दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं. ठीक है. और एक पर्सन को एक हेड से इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा, उसको कमांड करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, है ना. जिसकी वजह से इस पर्सन के माइंड में केओस, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि इसको कौन सा वर्क पहले करना है और उस वर्क को किस तरीके से करना है, क्योंकि एक वर्क को कैसे किया जाएगा उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है ना. डिफरेंट मैनेजर्स के अंदर वर्क कर रहा है तो सारे सारे लोगों का वर्क करवाने का भी तरीका अलग अलग है ना. तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. ठीक है. और उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का तरीका इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन बट इन स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, अदर डिपार्टमेंट्स. इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इन ऑल्सो पर्सनल लाइफ. जिसकी वजह से जो इनके प्रिंसिपल थे वो यूनिवर्सल हो गए, है ना. क्या हो गए? यूनिवर्सल हो गए, विच मीन्स कि ये हर जगह पे अप्लाई होने लगे, जिसकी वजह से फेयोल के जो ये 14 प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, है ना. नाउ द क्वेश्चन इज, फेयोल के कौन कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थे जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा फेमस है कि हम उनके ये 14 प्रिंसिपल्स 12th में पढ़ेंगे, बल्कि अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी और इवन एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को पर्सनली सिखाते हैं सारी चीजें, है ना. तो ऐसी कौन सी कंट्रीब्यूशन है जो कि उनको डिफरेंट करवा रही है फ्रॉम अदर्स? लेट्स सी. तो हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना. हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. कौन कौन से थे फंक्शंस? डू यू रिमेम्बर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना. इनके शॉर्टकट क्या क्या था? POSDC. क्या था? POSDC, है ना. यही थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जो हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि मैनेजर्स को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसने दिए हैं? फेयोल ने दिए हैं. किसने दिए हैं? फेयोल ने दिए हैं. समथिंग न्यू, है ना. अभी देखो आगे और देखो, इन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि मैनेजर्स को ये सारे फंक्शन अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इन्होंने 14 अदर प्रिंसिपल भी दिए थे. जैसे कि हमने बोला कि ये पर्सन एक
एक पर्सन के अंडर वर्क नहीं कर रहा, इसको गाइड करने के लिए 3-4 लोग है ना, इसको कमांड देने के लिए 3-4 लोग है, ठीक है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी, उतनी इसकी अथॉरिटी नहीं है, मीन्स उतना उसके पास पावर नहीं है उस वर्क को करने के लिए, तो वर्क जो है सही से नहीं हो रहा। ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारी इनएफिशिएंसी देखी थी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स लेके आए, ठीक है, जिसकी वजह से ये 14 प्रिंसिपल्स लेके आए मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। दीज 14 प्रिंसिपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर नॉट ओनली योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो टू नो, राइट। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी आप इसको जो है अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सीखेंगे, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू बेसिस, क्या है वो, कि जो फेयोल हैं उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी बोलते हैं। वन मोर टाइम, क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही थे आपके अबाउट फेयोल, है ना। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट दीज 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, डिविजन ऑफ वर्क। एज द नेम सजेस्ट, वर्क को डिवाइड करना है ना, क्या करना है, वर्क को डिवाइड करना है। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल है, उन लोगों के पास बहुत सारा वर्क होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक फंक्शन से तो नहीं चलता ना। लेट्स से अगर मैं कहूँ ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लानिंग से चल सकता है क्या, अगर मैंने सिर्फ प्लानिंग कर ली और मैंने इसके लिए रिसोर्सेज गैदर नहीं किए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा क्या? द पॉसिबिलिटी इज नियर बाय जीरो, है ना, कि बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस है। अगर मैं कुछ इसमें एफर्ट्स एक्स्ट्रा करूँ ही ना, सिर्फ प्लान कर दिया है मैंने, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये थोड़ा सा भी आगे बढ़े, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये तो सिर्फ 5 फंक्शंस है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आना, है ना, एम्प्लॉयज को संभालना, जितने भी उसके अंदर वर्किंग है, ट्रेनिंग देना, बहुत सारे अदर फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि उसका सारा का सारा काम जो है सिर्फ एक पर्सन संभाल ले, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। उस वर्क को डिवाइड किया जाता है अमंग डिफरेंट पीपल में, है ना, क्या किया जाता है, उस वर्क को, जो इतने सारे काम हैं, इस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस बड़े से काम को, इस बहुत सारे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में, ये छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। और उन जॉब्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनको हैंडल करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेन्स होते हैं, ठीक है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, उनको पावर दी जाती है, राइट। तो उस वर्क को डिवाइड करना, है ना, ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारा काम था उस काम को आपने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट यूनिट्स में, है ना, छोटे छोटे जॉब टाइटल्स में, ठीक है, और उनके लिए वर्कर्स को हायर किए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बार बार सिर्फ एक ही काम करती रहूं, लेट्स से अगर आप एक ही चैप्टर को, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। एक बार जैसे ही अगर वो टॉपिक आया तो आप बिना सेकंड आप बता देंगे कि उसका क्या आंसर है ना, आप इतना ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएंगे उस क्वेश्चन में। तो अगर हम एक ही वर्क को बार बार करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एक्सपर्टीज जो होती है उस वर्क के लिए बढ़ जाती है ना, हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है उस वर्क के लिए, ठीक है। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है बेसिकली फोकस करता है डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स। वर्क को, जो बहुत सारा वर्क था, जो यहाँ पे बहुत सारा वर्क था, उसको स्मॉलर यूनिट्स में, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना इस डिवीजन ऑफ वर्क। एज द नेम सजेस्ट, वर्क को डिवाइड कर दो, है ना। एंड द सेकेंड पॉइंट इज
क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, अभी हमने कहा ना डिफरेंट जॉब बनाओ, है ना, डिफरेंट टाइटल्स दो लोगों को, ठीक है। तो अब जो एक वर्क से रिलेटेड है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दो। लेट्स से अगर कोई सेल वर्किंग है, ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग में है, तो सिर्फ मार्केटिंग की एक डिपार्टमेंट बना दो, है ना, परचेज का एक डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दो, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट में उसी वर्क से रिलेटेड लोग डाल दो, ठीक है, ताकि वहां पे स्पेशलाइजेशन के चांसेस होने के बहुत ज्यादा हो जाएं, ठीक है। अगला क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने बात करी कि जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहे हैं या फिर जब आप परचेज डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये आएगी कि जिन पर्सन्स को मैं उस डिपार्टमेंट के अंदर डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, वो एम्प्लॉय वो वर्क कर भी सकता है या नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ऐसा काम दे दूं जिसका आपको 1% भी नॉलेज नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उस वर्क को बहुत अच्छे से कर पाएंगे फर्स्ट गो में, है ना। तो पॉसिबिलिटी इज वेरी जीरो, है ना, इज नियर बाय जीरो, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को डालना है जो कि उस वर्क को जानते हैं, है ना, उनको पता है वो वर्क कैसे कर सकते हैं, जिनमें वो स्किल है वो काम करने की, वो नॉलेज है उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो वर्कर्स को सिर्फ वही वर्क देना जिसमें उनकी कैपेबिलिटीज है, जो वो वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है, बेस ऑफ फंक्शनल फॉर्म एंड टेक्निक। अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये जो डिपार्टमेंट्स है, ऑब्वियसली इस डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, है ना। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, तो उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हेड्स भी डालो, ठीक है, ताकि वो उस वर्क को मैनेज कर सके और अच्छे से, है ना। यही होता है आपका फंक्शनल फॉर्मैनशिप की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दो एंड उस डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक सुपरवाइजर या फॉरमैन को रख दो, ठीक है। जो ये डिवीजन ऑफ वर्क है ये बेस करता है डेलीगेशन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्या बेस करता है, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट पे। जो आप ये वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं उस वर्क को काम करने के लिए, दिस इज नथिंग बट डेलीगेशन ऑफ वर्क, कि आप वर्क को डेलीगेट कर रहे हो, है ना, आप वर्क को दूसरे को दे रहे हो करने के लिए, ठीक है। आप ना सिर्फ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो बट आपकी उनको पावर भी दे रहे हो उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सम अप करूं, डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क था, उस वर्क को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, जिसको हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाला, है ना, और उसको हैंडल करने के लिए हेड्स डाल दिए, ठीक है, उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी पावर दे दी उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। ये था आपका डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को डिवाइड कर दो अमंग पीपल जो उसमें स्पेशलाइज है, जो वो वर्क अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और जब आप डिवाइड कर रहे हो वर्क को, तो इसके पॉजिटिव पार्ट्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहली चीज स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, है ना। लेट्स से अगर मैं बार बार प्रोडक्शन का ही वर्क कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं सिर्फ परचेज या सिर्फ सेल्स का वर्क कर रही हूँ, तो जब मैं एक ही वर्क को बार बार रिपीटेटिवली करूंगी, तो उससे क्या होगा, मेरी जो नॉलेज है उस वर्क में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे वेस्टेज होने के चांसेस है, मिस्टेक होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे, है ना, मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगी इस वर्क को करने में। तो क्या हो ना, वर्क में स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जब आप किसी को वर्क दे देते हैं और वो वही काम बार बार करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, ये इंक्रीज करता है या इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, है ना। अगर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, तो अभी अभी हमने कहा कि वेस्टेज नहीं होगा, है ना, मिस्टेक्स होने की चांसेस कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। और अगर कॉस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गई, है ना, एफिशिएंसी बढ़ गई लोगों के काम करने की। तो डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है कि स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है एंड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करो, अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो ना करो, तो क्या होगा, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी, है ना। अगर आप किसी को भी कोई सा भी काम दे रहे हो, या कोई भी काम कर रहा है, वो एक काम कर रहा है, कल दूसरा वर्क कर रहा है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, तो चांसेस इज कि वो वर्क करने की, उसकी एफिशिएंसी जो इंक्रीज होने की चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो लैक ऑफ एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगी, है ना।
उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि स्पेशलाइजेशन कब आती है, जब आप एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को वर्क डिवाइड नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको बता नहीं रहे हैं कि उनको क्या वर्क करना है, तो उनमें स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ना। तो अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो एफिशिएंसी के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उनको क्या वर्क करना है या कौन क्या वर्क कर रहे हैं ना। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सम अप डिवीजन ऑफ वर्क क्या था। किचन में बहुत सारा वर्क था, उस वर्क को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिए, है ना। और उस वर्क को डिवाइड करते टाइम हमने देखा कि क्या उस एम्प्लॉय में वो कैपेबिलिटी है जो हम उनको दे रहे हैं वर्क, है वो परफॉर्म कर सकता है वो वर्क, और अगर नहीं कर सकता तो क्या ऐसा वर्क है जो एक्चुअली में परफॉर्म कर सकता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, वो अच्छे से बेटर वे में परफॉर्म कर सके और उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़े, ठीक है, एक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है, और हमारा कॉस्ट कम से कम हो। तो यही था आपका डिवीजन ऑफ वर्क। क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड प्रिंसिपल सेज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर। क्या मतलब है? पावर। अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, है ना, कि मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये वर्क करना ही करना है ना, कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ये वर्क करना है। ठीक है, क्या है? ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने एम्प्लॉय को कोई वर्क दिया है करने के लिए, तो मुझे उसको उतनी पावर देनी होगी ताकि वो काम जो है मेरे एब्सेंस में अपने आप से खुद से कर सके, है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स से आप गए शॉप से कुछ खरीदने के लिए, है ना। लेट्स से आपकी मम्मा ने बोला कि शॉप से कुछ खरीद के ले आ, ठीक है, और आपको उन्होंने 10 रुपए दिए, ठीक है। लेट्स से आपको मैगी खानी थी तो आप गए शॉप पे मैगी लाने के लिए, ठीक है, और आपकी मम्मा ने आपको कितने दिए? 10 रुपए दिए, है ना। पर मैगी कितने की थी? 15 रुपए की थी, ठीक है। इसमें दो सिनेरियोज लेते हैं, जब उन्होंने आपको कम पैसे दिए हैं, और एक सिनेरियोज जब उन्होंने आपको 20 रुपए दिए हैं। मतलब 15 रुपए थे, ठीक है, 15 रुपए उसकी प्राइस थी और उन्होंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको कम पैसे दिए हैं तो आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है उसको खरीदने की, है ना, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट पे नहीं देंगे, है ना, उधार पे नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। तो अगर आपको 15 रुपए वाली मैगी चाहिए थी तो ऑफकोर्स आपके पास 15 रुपए होने चाहिए थे उसको बाय करने के लिए, पर आपकी मम्मा ने आपको कितने दिए हैं? सिर्फ 10 रुपए दिए हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाय दिस मैगी, है ना। और अगर उन्होंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो आपकी मैगी तो सिर्फ 15 रुपए में आ गई, है ना, 5 रुपए आपके पास बच गए, तो 5 रुपए का आप कुछ और खरीद लेंगे, है ना। पर अगर उन्होंने आपको सिर्फ 15 रुपए दिए होते तो वो वेस्टेज नहीं होता मनी का, है ना, जो आपने एक्स्ट्रा 5 रुपए कहीं और खर्च कर दिए वो खर्च नहीं होते, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको उस लेवल तक, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल तक उसको उतनी पावर दो ताकि वो काम वो कर सके, है ना, और उसको ओवर पावर भी मत दो ताकि वो मिसयूज ना करे उस वर्क का, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या है? एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर द वर्क असाइंड टू इंडिविजुअल। जितना आपने इंडिविजुअल को वर्क दिया है उसी के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी दो, है ना। इट मीन्स कि आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इक्वल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? वो ओवरबर्डन हो जाएगा। क्या होगा? ओवरबर्डन हो जाएगा विद वर्क, है ना, और जो टाइम पे वर्क नहीं होगा, इट मीन्स डिले इन वर्क होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काम पूछने के लिए आपके उस काम के लिए वो जो है पावर लेने के लिए आपके पास बार बार आएगा, है ना, बार बार पूछेगा कि इस काम को मैं ऐसे कर लूं, इसको मैं ऐसे कर लूं, इससे मैं इतने में खरीद लूं, है ना। तो ये क्या होगा? बहुत ज्यादा वेस्टेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो
ना ही आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दो, ना ही आप उसको अथॉरिटी ज्यादा दो। क्यों? क्योंकि अगर आप अथॉरिटी ज्यादा कर दोगे तो वो क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, है ना, मिसयूज करेंगे अथॉरिटी का। जैसे आपने यहाँ पे इस केस में किया था 5 रुपए का, है ना, वेस्टेज किया था, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मिसयूज हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट बी बैलेंस, मस्ट बी इक्वल, है ना, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल होंगे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि कोई भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, है ना, कोई भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा। ये जो है हेल्प करेगा इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर है, तो वो आपके पास नहीं आएगा बार बार पूछने को कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो जो टाइम है वो वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा, इससे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। और जब कोई पर्सन खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसके अंदर अलग सी पावर आ जाती है कि हाँ मैं ये वर्क कर सकता हूँ, है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है उसका खुद के ऊपर, है ना। और उसको एक जो एक रिलेशनशिप होता है ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आ जाता है कि मेरे मैनेजर या मेरे बॉस जो है मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो खुद से ही अच्छा वर्क करते हैं। इसलिए भी इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल, है ना, और इट शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर वे में वर्क कर सके, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ये जो प्रिंसिपल्स है थर्ड ऑनवर्ड वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट रखूं। तो डू लेट मी नो इफ यू वांट these kind of detailed lectures or you want it in short. Do let me know in a comment section. Thank you so much.